नमस्कार दोस्तों। आज हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट। राष्ट्रीय आंदोलन है ये 1885 से 1947 ईस्वी तक चला था। ठीक है, अब देखो इस राष्ट्रीय आंदोलन को अपन 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। देखो पहला, जैसे अपने पहले चरण को बोलेंगे उदारवादी चरण। उदारवादी चरण, जिसे अपन नरमपंथी चरण भी बोल सकते हैं। पहला उदारवादी चरण यानी नरमपंथी चरण। दूसरा देखो उग्रवादी चरण, यानी इसे अपन बोलेंगे गर्मपंथी चरण। ठीक है, और तीसरा है गांधीवादी चरण। ठीक है, अब देखो जो उदारवादी चरण है ये 1885 से लेकर 1905 तक चला था, तथा जो उग्रवादी चरण है ये 1905 से लेकर 1919 के मध्य तक चला था। फिर गांधीवादी चरण है ये 1919 से लेकर 1947 के मध्य तक चला। देखो 1885 से 1905 के मध्य उग्रवादी चरण, उदारवादी चरण। उग्रवादी चरण 1905 से लेकर 1919 के मध्य तक, तथा गांधीवादी चरण 1919 से लेकर 1947 के मध्य तक। ठीक है, अब देखो अपने को पढ़ना आज उदारवादी चरण। ठीक है, पहला चरण उदारवादी चरण। ठीक है, तो उदारवादी चरण 1885 से लेकर 1905 तक है। ठीक है, अब देखो उदारवादी चरण मान लो, भले से राष्ट्रीय आंदोलन मान लो, इसकी शुरुआत होती है कांग्रेस की स्थापना से। ठीक है, तो उदारवादी चरण इसकी शुरुआत होती है कांग्रेस की स्थापना से, या भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है कांग्रेस की स्थापना से। अब देखो कांग्रेस की स्थापना हुई थी दिसंबर 1885 में। कांग्रेस की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम है A.O. ह्यूम, जिसका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये एक रिटायर्ड आईसीएस अंग्रेज अधिकारी था। आईसीएस देखो, आईसीएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन सिविल सर्विसेज। आजकल जो जिसे अपन आईएएस बोलते हैं, वो आजादी से पहले उसका नाम था आईसीएस। ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम है देखो A.O. ह्यूम। पूरा नाम है इसका एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, ये एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी था, जिसको आईसीएस अंग्रेज अधिकारी था। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना होती है दिसंबर 1885। कहां पर? बंबई। अब देखो आगे कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, यानी कांग्रेस की स्थापना के बाद इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। देखो ये अधिवेशन पहले पुणे में होना प्रस्तावित था, लेकिन पुणे में फैल गई एक बीमारी, प्लेग। ठीक है, कौन सी बीमारी फैल गई? प्लेग, जो चूहों से होती है। प्लेग के कारण इस अधिवेशन को पुणे से ट्रांसफर कर दिया गया बंबई। आजकल जिसे अपन मुंबई बोलते हैं, वो पहले क्या था? बंबई था। ठीक है, तो देखो बंबई में ये कहां पर हुआ था? जगह का नाम है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है, ग्वालियर टैंक मैदान। लोकेशन इसकी क्या है? ग्वालियर टैंक मैदान, बंबई। यहां पर कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, जो अपने ग्वालियर टैंक मैदान बंबई में। ठीक है, अब देखो कांग्रेस के इस प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्य भाग लेते हैं? ठीक है, मेंबर। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्य भाग लेते हैं। 72 सदस्य। ठीक है, इन 72 सदस्यों में से अधिकांश सदस्य वकील व पत्रकार थे। अधिकांश सदस्य वकील व पत्रकार थे।
ठीक है, यानी कांग्रेस की स्थापना करने वाले में अधिकतर सदस्य क्या थे, या तो वकील थे या पत्रकार थे। ठीक है, अब देखो इस प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष, यानी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, उनका नाम था डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ठीक है, पूरा नाम है इनका व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, और कांग्रेस के प्रथम सचिव थे अपने ए.ओ. ह्यूम, जिन्होंने स्थापना की थी ना, यही ये इसके प्रथम सचिव थे, ए.ओ. ह्यूम। पूरा नाम आपको पता ही है, एलन ऑक्टोवियन ह्यूम, ये इसके प्रथम सचिव थे। अब देखो कांग्रेस की स्थापना के समय इसका नाम क्या था, तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी इस समय कांग्रेस का नाम था, अपने स्थापना के समय नाम, तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, लेकिन दादा भाई नौरोजी की सलाह पर या उनकी सिफारिश पर इसका नाम कर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना के समय इसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय संघ, व दादा भाई नौरोजी की सलाह पर या इनकी सिफारिश पर इसका नाम क्या कर दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम कर दिया गया। अब देखो आगे देखते हैं। अब देखो जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत में वायसरॉय कौन थे, तो उसमें भारत में वायसरॉय थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसरॉय कौन थे, वायसरॉय थे लॉर्ड डफरिन, यानी तत्कालीन वायसरॉय कौन थे, लॉर्ड डफरिन। अब देखो कांग्रेस की स्थापना के बाद देखो एक इंपॉर्टेंट बात है 1886 की, क्या होता है देखो कांग्रेस की स्थापना से पहले इस राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने वाली एक संस्था और थी, इसका नाम था इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने वाली एक संघ था, इसका नाम था इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इस इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का विलय कर दिया गया था कांग्रेस के अंदर, कब, 1886 कांग्रेस में इसका विलय कर दिया गया। यह संघ पहले कांग्रेस की स्थापना से पहले भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। अब देखो कांग्रेस की स्थापना होगी तो कुछ इसके आलोचक भी होंगे, भाई सारे लोग तो इसके समर्थन में आ नहीं सकते, कोई ना कोई लोग इसके आलोचक भी होंगे। इसके आलोचक में प्रथम नाम या सबसे बड़ा नाम है लाला लाजपत राय का, जिन्हें अपन पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब जब कांग्रेस की स्थापना के बाद इसकी आलोचना करने वाले व्यक्ति कौन है, इसमें सबसे बड़ा नाम है लाला लाजपत राय, जिन्हें अपन पंजाब केसरी भी बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने एक पत्रिका जिसका नाम है यंग इंडिया पत्रिका, यंग इंडिया पत्रिका में लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की आलोचना की। आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, देखो क्या कहा कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। कांग्रेस किसके दिमाग की उपज है, डफरिन के दिमाग की उपज है। और कांग्रेस को कहा कि यह कांग्रेस सेफ्टी वॉल्व है। क्या है, सेफ्टी
वोल्व है। यानी ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश सरकार वह भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने में जो क्रांतिकारी हैं, उन क्रांतिकारियों के मध्य क्या है, एक सेफ्टी वोल्व है। ठीक है, इस वोल्व की एक तरफ है ब्रिटिश सरकार, एक तरफ क्या है, क्रांतिकारी। ठीक है, तो ये होगी आलोचना। अब देखो इसकी आलोचना में जो तत्कालीन वॉइसरॉय ने अपने डफरिन ने भी क्या कहा था, देखो डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस राष्ट्रद्रोहियों की संस्था है। कांग्रेस राष्ट्रद्रोहियों की संस्था है। यानी इनका कहने का मतलब है कि जो कांग्रेस में शामिल होगा वो क्या होगा, वह राष्ट्रद्रोही होगा। ठीक है, अब देखो इस उदारवादी चरण में, यानी इस उदारवादी चरण के मुख्य नेता कौन है। ठीक है, यानी कांग्रेस में उस समय मुख्य नेता कौन है। ठीक है, तो अपन देखते हैं, देखो उदारवादी चरण के मुख्य नेता या कांग्रेस के मुख्य नेता, उदारवादी नेता। अब देखो मुख्य नेताओं में पहले अपन नाम ले सकते हैं दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, व्योमेश चंद्र बनर्जी और अपने मदन मोहन मालवीय। ठीक है, जैसे दादा भाई नौरोजी, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है, फिरोज शाह मेहता, ठीक है, जैसे अपने गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, मदन मोहन मालवीय और लास्ट WC बनर्जी, जिन्हें अपन व्योमेश चंद्र बनर्जी भी कह सकते हैं। तो ये उदारवादी चरण के मुख्य नेता है। ठीक है, इसके बाद देखो ये तो हमने उदारवादी चरण के मुख्य नेता या कांग्रेस के मुख्य नेता। अब देखो कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है ना, ये मतलब ये मोस्ट कभी कभार क्वेश्चन पूछते हैं कि कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन है, प्रथम ईसाई अध्यक्ष कौन है और प्रथम मतलब मुस्लिम अध्यक्ष कौन है। उनमें देखो देखते हैं, उसमें देखो प्रथम पारसी अध्यक्ष, देखो प्रथम अध्यक्ष तो है इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, और प्रथम पारसी अध्यक्ष देखते हैं, प्रथम पारसी अध्यक्ष देखो, प्रथम पारसी अध्यक्ष। ठीक है, प्रथम पारसी अध्यक्ष हैं दादा भाई नौरोजी, कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष हैं। ये बने थे 1886 ईस्वी में। ठीक है, फिर है देखो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जिनका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, ये बने थे 1887 ईस्वी में। ठीक है, अब देखो प्रथम ईसाई अध्यक्ष कौन है, प्रथम ईसाई अध्यक्ष, इनका नाम है जॉर्ज यूले, ये बने थे 1888 ईस्वी। ठीक है, तो कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष हो गए दादा भाई नौरोजी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हो गए अपने बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में, और प्रथम ईसाई अध्यक्ष हो गए जॉर्ज यूले 1888। अब देखो कांग्रेस की स्थापना इंडिया में तो होगी, इसको इंडिया में समर्थन खूब मिल रहा है, लेकिन विदेशों में यानी ब्रिटेन में इसको समर्थन दिलाने के लिए एक संगठन की स्थापना की थी। उसका नाम देखो, कांग्रेस ने देखो लंदन में समर्थन प्राप्त करने के लिए, लंदन में समर्थन प्राप्त करने के लिए अपना एक संगठन बनाया था, जिसका नाम था अपने ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, जिसका नाम था
ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1889 ईस्वी में, ठीक है। तो देखो कांग्रेस ने लंदन में समर्थन प्राप्त करने के लिए, यानी कांग्रेस में जो लंदन में समर्थन प्राप्त करने के लिए एक संगठन की स्थापना की जिसका नाम है ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1889 में। अब देखो इस कमेटी के प्रथम सचिव कौन थे? प्रथम सचिव का नाम है विलियम डिग्बी, या इसे बोलते हैं विलियम डग्बी, ठीक है। ये कांग्रेस क्या ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया के प्रथम सचिव थे, ठीक है। अब देखो इस कमेटी ने अपनी एक पत्रिका निकाली थी जिस पत्रिका का नाम था इंडिया, और कब निकाली थी? 1890 में। 1890 ईस्वी में अपने ब्रिटेन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया ने अपनी एक पत्रिका निकाली जिसका नाम है इंडिया, ठीक है। क्या नाम है उसका? इंडिया। 1890 में इंडिया पत्रिका निकाली, किसने? ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया ने। अब देखो ये जो अपना उदारवादी चरण है ना, उदारवादी चरण, इसी को अपन एक नाम से और भी जानते हैं, यानी इसको अपन एक नाम से और भी जानते हैं जिससे बोलते हैं ना आर्थिक राष्ट्रवादी युग या चरण। फिर किस नाम जानते हैं? आर्थिक राष्ट्रवादी युग या आर्थिक राष्ट्रवादी चरण, ठीक है। अब देखो इस दौरान क्या हुआ था? इस दौरान देखो अपने दादा भाई नौरोजी ने एक सिद्धांत दिया था, धन निष्कासन का सिद्धांत। अब देखो ये धन निष्कासन का सिद्धांत है क्या एक्चुअल में? ये सिद्धांत ऐसे जैसे मान लीजिए ब्रिटेन के द्वारा क्या किया जाता था कि बाहर से कच्चा माल सस्ती दरों पर लेना और इसे ब्रिटेन में तैयार करना, तैयार करके इसे महंगी दरों में वापस भारत में बेचना। यही क्या है? धन निष्कासन का सिद्धांत है, जो किसने दिया था? अपने दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ठीक है। अब देखो एक व्यक्ति और है जिनका नाम है रमेश चंद्र दत्त। इन्होंने अपने एक बुक लिखी जिसका नाम है भारत का आर्थिक इतिहास। इसी से इन्होंने बुक लिखी जिसका नाम है भारत का आर्थिक इतिहास। बुक का नाम है भारत का आर्थिक इतिहास। अब देखो ये इस उदारवादी चरण की मुख्य घटनाएं मान लो, या इस समय होने वाली प्रमुख घटनाएं यही हैं, ठीक है। अब अपन उदारवादी चरण बोल रहे हैं बार बार। इस उदारवादी चरण की यानी इन उदारवादी नेताओं की मुख्य मांग थी क्या? कि भाई इनकी मुख्य मांग, जैसे मान लीजिए ये चाहते क्या थे, राष्ट्रीय आंदोलन किस प्रकार से आगे चले, वो देखो इनकी मांगे क्या थी, वो देखते हैं अपन। इनकी देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट से मांग क्या थी वो देखते हैं। उदारवादियों की मांग, यानी उदारवादी नेताओं की डिमांड, इनकी मांग क्या थी वो देखो। इनकी पहली मांग थी कि देखो जो सिविल सेवाएं है ना, जो आईसीएस सेवाएं, जो सिविल सेवाएं हैं, उनका भारतीयकरण किया जाए तथा भारत की जो विधानसभाएं हैं उनका विस्तार किया जाए, विधानमंडल का विस्तार किया जाए। पहली मांग क्या है? सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया जाए, यानी जो प्रशासनिक सेवा है उनमें भारतीय लोगों का, मतलब भारतीय लोगों को अधिक भर्ती किया जाए, ठीक है। और राज्य विधानमंडल का विस्तार किया जाए, राज्य विधानमंडल का विस्तार किया जाए, यानी इस राज्य विधानमंडल में सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, ठीक है। फिर देखो इनकी अगली मांग है लोकतांत्रिक। क्या मांग है? कि लोकतांत्रिक स्वतंत्रता दी जाए। अब देखो इस लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें वोट का अधिकार दिया जाए। क्या दिया जाए? कि हमें
मतदान का अधिकार दिया जाए। जो इन विधानमंडलों में सदस्य जाएंगे वह किससे चुने होंगे? उनको मतदान से चुना जाए, प्रत्यक्ष चुना जाए, अप्रत्यक्ष रूप से चुना नहीं जाए। तो दूसरी डिमांड क्या है इनकी? लोकतांत्रिक स्वतंत्रता। अब देखो तीसरी डिमांड क्या है कि भारत में प्राथमिक, तकनीकी व उच्च शिक्षा की सुविधा दी जाए। क्या दी जाए? भारतीय लोगों को प्राथमिक, तकनीकी व उच्च शिक्षा की सुविधा दी जाए। नंबर 4 इनकी डिमांड क्या है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर भारत को एक डोमिनियन स्टेट के अंदर रखा जाए, यानी सह राज्य के रूप में रखा जाए। ठीक है, क्या रखा जाए? ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वतंत्रता दी जाए, यानी सीधी सीधी बात है, इसको बोलेंगे अपन डोमेनियन स्टेट। हमें क्या बनाया जाए? डोमिनियन स्टेट बनाया जाए। ठीक है, जैसे उसमें क्या आज भी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा क्या है? जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। अब डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है? देखो सरकार तो स्वतंत्र ही होती है, लेकिन जो सरकार का सर्वोच्च व्यक्ति होता है ना, ठीक है, वो कौन होगा? वो ब्रिटेन का क्राउन होगा। क्राउन यानी ब्रिटेन का राजा या रानी क्या होगी? उसका सर्वोच्च उसका मतलब पदाधिकारी होगा। जैसे मान लीजिए भारत में राष्ट्रपति है, ठीक है, भारत में राष्ट्रपति का अपन क्या है? चुनाव करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, इसलिए भारत क्या है? गणतंत्र है, एक डोमिनियन स्टेट नहीं है। जबकि ऑस्ट्रेलिया व कनाडा क्या है? एक डोमिनियन स्टेट है, क्योंकि यहाँ का जो राष्ट्रपति है उसका कोई चुनाव वगैरह नहीं होता। जो ब्रिटेन क्राउन है, जो ब्रिटेन का प्रिंस है, वही यहाँ का राष्ट्रपति या राजा है। ठीक है, तो ये हो गया अपना उदारवादी चरण। ठीक है, बाकी दूसरा चरण अपन उग्रवाद चरण है, वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, नमस्कार।